जुडिशरी ओवर रीच एक फ्रेज है जो हम हेडलाइंस में कैजुअली देख लेते हैं, लेकिन जब सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी होकर ये सवाल पूछती है कि आर कोर्ट्स द अप्रोप्रिएट फोरम टू डिसाइड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, तब ये सिर्फ एक लीगल डिबेट नहीं रहता, ये सीधा एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी का क्लैश बन जाता है। और इस बार मुद्दा कोई छोटा नहीं है, बात हो रही है फेथ, इक्वलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच एक ऐसी लाइन की जहाँ हर तरफ से उंगली उठ रही है और सबका अपना ट्रुथ है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब सीन समझिए, एक तरफ यूनियन गवर्नमेंट है जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। केस का सेंटर है सबरीमाला टेम्पल, जहां 2018 में एक हिस्टोरिक जजमेंट आया था जिसमें कोर्ट ने मेंस्ट्रुएटिंग एज की वुमेन पर एंट्री बैन हटा दी थी। तब कोर्ट ने कहा था कि एक्सक्लूजन वायलेट्स इक्वलिटी, लेकिन अब सेंटर कह रही है कि द 2018 जजमेंट नीडेड टू बी रिकंसिडर्ड एंड रिवर्स्ड। और सबसे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन ये है कि उस जजमेंट ने इस प्रैक्टिस को अनटचेबिलिटी के बराबर ट्रीट कर दिया। अब यहाँ से नैरेटिव ट्विस्ट होता है। सरकार का कहना है कि कोर्ट्स का काम रिलीजन को डिफाइन करना नहीं है। सिंपल वर्ड्स में उनका आर्ग्यूमेंट्स है कि जजेस को ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कोई प्रैक्टिस एसेंशियल है या नहीं। ये जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट है जो 1954 के शिरोर मठ केस से चला आ रहा है, उसको सेंटर ने सीधा चैलेंज कर दिया है। उनका कहना है कि दिस जज मेड डॉक्ट्रिन हैज नो टेक्सुअल फाउंडेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और सेक्युलर जजेस के पास ना तो थियोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है, ना अथॉरिटी की वो डिसाइड करे कि किसी धर्म का कोर क्या है। और ऑनेस्टली ये एक डेंजरस और इंटरेस्टिंग दोनों तरह का आर्ग्यूमेंट है। डेंजरस इसलिए क्योंकि अगर कोर्ट्स पीछे हट जाते हैं तो फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस को चैलेंज कौन करेगा, और इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये पहली बार इतनी क्लियरली एग्जीक्यूटिव कह रही है कि जुडिशरी ने अपनी बाउंड्री क्रॉस कर दी है। और यहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक और बोल्ड स्टैंड आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस पर। उन्होंने कहा कि अलाउिंग आउटसाइडर्स टू ड्रैग फेथ बेस्ड रूल्स टू कोर्ट क्लॉग्स द जुडिशियल सिस्टम एंड क्रिएट्स एन इंडस्ट्री ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट इन लिटिगेशन। मतलब अगर आप उस धर्म को फॉलो नहीं करते तो आपको उसके रिचुअल्स चैलेंज करने का हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार कह रही है कि एक्टिविज्म के नाम पर कोर्ट्स का मिसयूज हो रहा है। और ये पॉइंट भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। और जिसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का डिबेट। अब 2018 के जजमेंट में कोर्ट ने बार बार इस कंसेप्ट का यूज़ किया था, लेकिन अब सेंटर कह रही है कि द कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस मोरालिटी सिंपली टू मीन पब्लिक और सोसाइटल मोरालिटी, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक जुडिशियल इन्वेंशन है जिसका मिसयूज हो रहा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है कि बाय रिलाइंग ऑन दिस कंसेप्ट द टॉप कोर्ट डिफाइड इंडियन सोसाइटल मोरालिटी। मतलब यहाँ एक डायरेक्ट एक्यूजेशन है कि जुडिशरी वेस्टर्न आइडियाज को ब्लाइंडली अप्लाई कर रही है विदाउट कंसिडरिंग इंडियन कंटेक्स्ट। और ये लाइन तो और भी शार्प है जब एस.जी. तुषार मेहता कहते हैं कि वेस्टर्न नोशंस ऑफ पेट्रियार्की को इंडिया पर इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ जुडिशरी का पर्सपेक्टिव भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जो कि इस बेंच में मौजूद है, ने एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया। कहा कि इफ सोशल इविल्स आर ब्रांडेड एज रिलीजियस प्रैक्टिसेस देन द कोर्ट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। ये एक पावरफुल स्टेटमेंट है क्योंकि ये क्लियरली बताता है कि कोर्ट अपने रोल को कैसे देखता है, एक गार्जियन के रूप में जो इंश्योर करे कि रिलीजन के नाम पर इनइक्वलिटी जस्टिफाई ना हो। यहाँ असली क्लैश ये है कि कौन डिसाइड करेगा कि क्या सोशल ईविल है और क्या जेन्युइन रिलीजियस प्रैक्टिस है। एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं लेजिस्लेचर डिसाइड करे, जुडिशरी कह रही है कि अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो कोर्ट इंटरफेयर करेगा। और यहीं पर एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी का नैरेटिव उठ जाता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 25 और 26 का भी अपना इंटरप्रिटेशन दिया है। उनका कहना है कि आर्टिकल 25 का इक्वली एंटाइटल्ड फ्रेज इंटरफेथ इक्वलिटी के लिए है, नॉट इंट्राफेथ रिफॉर्म्स। मतलब ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि एक रिलीजन दूसरे से डिस्क्रिमिनेट ना करे, लेकिन ये नहीं कहता है कि एक रिलीजन के अंदर जेंडर इक्वलिटी इन्फोर्स की जाए। ये एक सटल लेकिन मैसिव शिफ्ट है इंटरप्रिटेशन में। और जब इंडिविजुअल राइट्स और कलेक्टिव फेथ का क्लैश आता है तब सेंटर ने डॉक्ट्रिन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उनका कहना है कि अगर एक वुमेन को एंट्री अलाउ कर दी जाती है तो मिलियंस ऑफ डिवोटीज का बिलीफ डिस्ट्रॉय हो जाता है। टोटल एक्सटिंक्शन इज नॉट बैलेंसिंग। ये लाइन काफ़ी इम्पैक्टफुल है क्योंकि ये मेजॉरिटी फेथ को प्रोटेक्ट करने की बात करती है। फिर एक और लेयर्ड आर्ग्यूमेंट आता है डेटी के नेचर पर। अब सेंटर ने कहा है कि हिंदू डेटी एक ज्यूरिस्टिक पर्सन होता है और लॉर्ड अयप्पा को स्पेसिफिकली नास्तिका ब्रह्मचारी माना जाता है, इसलिए रिस्ट्रिक्शन का बेसिस मिसोजिनी नहीं है बल्कि डेटी का कैरेक्टर है। द एक्सक्लूजन इज ग्राउंडेड इंटायरली इन द नेचर ऑफ द डेटी, नॉट इन मिसोजिनी।
ये आर्ग्यूमेंट लीगली इनोवेटिव है क्योंकि ये प्रॉपर्टी लॉ और रिलीजियस बिलीफ को कंबाइन करता है, लेकिन ये भी सवाल उठता है कि क्या डेटी के नाम पर फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। सेंटर ने ये भी कहा है कि रिलीजियस रिफॉर्म इज द लेजिस्लेचर्स जॉब, नॉट द जुडिशरीज, और आर्टिकल 25 सबसेक्शन 2 भी स्पेसिफिकली लेजिस्लेचर को पावर देता है सोशल रिफॉर्म के लिए, मतलब कोर्ट्स को खुद से रिफॉर्म इनिशिएट नहीं करना चाहिए। ये एक क्लियर बाउंड्री ड्रॉ करने की कोशिश है जहां एग्जीक्यूटिव कह रहा है कि जुडिशरी अपने डोमेन में रहे। अब टेम्पल एंट्री लॉज पर भी एक इंटरेस्टिंग क्लैरिफिकेशन दिया गया। सेंटर का कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज के लिए, वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए था, नॉट जेंडर इक्वलिटी इन्फोर्स करने के लिए। ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट का यूज़ करके एक नैरो इंटरप्रिटेशन दिया गया है। और फाइनली सेंटर ने एक ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क सजेस्ट किया है, सिंसियरिटी टेस्ट। इसके अकॉर्डिंग कोर्ट्स को ये चेक नहीं करना चाहिए कि प्रैक्टिस एसेंशियल है या नहीं, सिर्फ ये देखना चाहिए कि बिलीफ सिंसियरली हेल्ड है या नहीं। अगर फेथ जेन्युइन है तो कोर्ट्स को मार्जिन ऑफ अप्रिसिएशन देना चाहिए और पीछे हट जाना चाहिए। ये मॉडल यूरोप और यूएस से बोरो किया गया है, लेकिन आयरनी ये है कि एक तरफ सेंटर वेस्टर्न कंसेप्ट्स को क्रिटिसाइज कर रही है और दूसरी तरफ उन्हीं जुरिस्डिक्शन से सोल्यूशन भी ला रही है। तो अब सवाल ये है कि क्या जुडिशरी ने ओवररीच किया है या फिर ये एग्जीक्यूटिव का अटेम्प्ट है अपने लिए ज़्यादा स्पेस क्रिएट करने का। रियलिटी ये है कि दोनों इंस्टीट्यूशंस अपने अपने पर्सपेक्टिव से सही लगते हैं। जुडिशरी का काम है फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करना और एग्जीक्यूटिव का कहना है कि फेथ और कल्चर को रिस्पेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन जब ये दोनों कोलाइड करते हैं तब कॉन्स्टिट्यूशन एक बैटल फील्ड बन जाता है और सबरीमाला सिर्फ एक टेम्पल का इशू नहीं रह जाता। ये एक प्रेसिडेंट बन जाता है जो डिसाइड करेगा कि इंडिया में रिलीजन और लॉ का रिलेशनशिप क्या है। आज जो आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रखे गए हैं वो सिर्फ इस केस को नहीं बल्कि फ्यूचर के हर रिलीजियस डिस्प्यूट को शेप करेंगे। ये डिसाइड करेगा कि पीआईएल का स्कोप क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का रोल क्या होगा और सबसे इम्पोर्टेंट जुडिशरी की लिमिट्स क्या होगी। और शायद सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है कि इस डिबेट का कोई ईजी आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ लॉ नहीं बिलीफ इन्वॉल्व है और बिलीफ को मेजर करना, डिफाइन करना या लिमिट करना शायद किसी भी इंस्टीट्यूशन के बस की बात नहीं है। तो जब अगले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना स्टैंड क्लैरिफाई करेगा, वो सिर्फ एक जजमेंट नहीं होगा, वो एक मैसेज होगा। मैसेज ये कि इंडिया में लास्ट वर्ड किसका है, कोर्ट का, पार्लियामेंट का या फिर लोगों के फेथ का। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।